अच्छी और सच्ची खबर में सबसे पहले बात बारिश, बाढ़ और रेस्क्यू की। मानसून की विदाई का वक्त नजदीक है, लेकिन अभी भी देश के कई हिस्सों में बादलों के बरसने का सिलसिला थम नहीं रहा। खास करके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में बीते कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण बाढ़ का संकट खड़ा हो गया है। जगह जगह लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। इस काम में सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को लगाया गया है, जो अब तक सैकड़ों लोगों को बचा चुकी है। यूपी से लेकर मध्य प्रदेश और राजस्थान तक, उत्तराखंड से लेकर हिमाचल तक भारी बारिश ने कई जिलों में हाहाकार मचा रखा है। अलग अलग जिलों से आई ये तस्वीरें मौसम के मिजाज को बयां कर रही हैं। भारी बारिश के कारण रिहायशी इलाके टापू में तब्दील हो रहे हैं। ऐसे में लोगों को बचाने के लिए जगह जगह रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। इस काम में कहीं सेना के जवान जुटे हैं, कहीं एसडीआरएफ के जवानों को लगाया गया है, जो दिन रात मिशन मोड पर जिंदगियों को बचाने में जुटे हैं। ये तस्वीरें ग्वालियर में सेना की ओर से चलाए गए रेस्क्यू ऑपरेशन की हैं। जैसे ही सेना को उफान पर बह रही पार्वती नदी के एक किनारे पर कुछ गांव वालों के फंसे होने की जानकारी मिली, सेना के जवान बगैर वक्त गंवाए मौके पर पहुंचे और नाव के जरिए सभी को सकुशल बचाया। इसी तरह छतरपुर में भी गुजर रही धसान नदी में फंसे करीब 18 लोगों को प्रशासन की टीम ने बचाकर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। तो जो रिलीफ की टीम है उन्होंने बताया था कि सनराइज में उसको इजीली कर सकते हैं, और जहां वो लोग थे उसका पानी से 7-8 फीट ऊपर थे, तो वो लोग सुरक्षित थे। इसीलिए हमने रात भर हमारी टीम यहीं स्टेशन रही, बेस्ड रही। हमने सही समय का इंतजार किया और सुबह होते ही टीम ने जाके पूरे 18 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया है। मध्य प्रदेश जैसे ही हालात पड़ोसी राज्य राजस्थान के भी हैं। वहाँ भी लगातार बारिश हो रही है और इस वजह से नदियाँ और नाले उफान पर हैं। इनका पानी लगातार रिहायशी इलाकों में दाखिल होने से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। ड्रोन कैमरे से ली गई इन तस्वीरों को देखकर हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है। मौसम के मिजाज को देखते हुए भरतपुर, सवाई माधोपुर और धौलपुर में स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है और लोगों को भी नदी नालों से दूर रहने की हिदायत दी जा रही है। प्रशासन की इस अपील के बाद भी कुछ लोग जान जोखिम में डालने से बाज नहीं आ रहे। ऐसी ही एक तस्वीर सवाई माधोपुर से सामने आई। वहां एक स्कूल बस पानी के तेज बहाव में देखते ही देखते किसी तिनके की तरह बह गई। हादसे के वक्त बस में 4 लोग मौजूद थे, लेकिन गनीमत रही कि सभी की जान बाल बाल बच गई। एक बस इसको क्रॉस कर रही थी, उसी समय तेज पानी आया था, बहाव से ये टूट गई और उसी में ही वो जा करके बही थी। तो बस ये साइड में हो गई है पानी के वेग से, और जो 4 लड़के उसमें थे वो भी किनारे पे ही थे उस समय, और जल्दी ही तत्काल वो खुद ही तैरने वो जानते भी थे, इसलिए वो निकल चुके हैं बाहर। इसलिए अभी सुरक्षित है सारा चारों तरफ, और उच्च अधिकारियों ने भी मुआयना कर लिया है। जो प्रशासन की तरफ से पिल्लर विल्लर गाड़ करके, बम्बू लगा करके सबको घटनास्थल से दूर रखा जा रहा है। वहीं धौलपुर में भी बीते 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश के चलते कई गांवों और कॉलोनीज में पानी भर चुका है। हालात को देखते हुए राहत टीमें लगातार लोगों को रेस्क्यू कर रही हैं, जो बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं और बीमार व्यक्तियों को निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रही हैं। आगे थे नकारो, आगे थे। उधर उत्तर प्रदेश के भी कुछ जिलों में लगातार बारिश हो रही है। नदियों का लेवल लगातार बढ़ रहा है। यमुना, बेतवा और केन नदियों के बढ़े जलस्तर को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है और वो लोगों को नदी नालों से दूर रहने की हिदायत लगातार दे रहा है। बेतवा का जलस्तर काफी तेजी से बढ़ रहा है, जिससे जान माल को खतरा हो सकता है। कृपया ध्यान दें। आप जानते हैं क्योंकि बरसात हो रही है लगातार, और पीछे हमारे जो माता टीला बांध है वहाँ से भी पानी छोड़ा गया है, लचूरा से भी छोड़ा गया है। तो यहाँ पे हम वही देखने के लिए आए थे, और तैयारी प्रशासन की पूरी है और बाढ़ को लेकर सारी तैयारियां पूरी हैं और हमारी टीम पूरी तैयार। मॉनसून के ये बादल सिर्फ मैदानी राज्यों में ही नहीं बल्कि पहाड़ी राज्य हिमाचल और उत्तराखंड में भी बीते 2 दिनों से खूब बरस रहे हैं। इस बारिश के कारण जगह जगह लैंडस्लाइड होने से रास्ते बंद हो चुके हैं।
लोग जहां तहां फंसे हुए हैं। प्रशासन की टीमें इन बंद रास्तों को हालांकि खोलने में जुटी हैं ताकि आवाजाही को बहाल किया जा सके। उत्तराखंड में मौसम विभाग की तरफ से आज और कल भारी बारिश का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए स्कूलों में भी छुट्टी घोषित कर दी गई है। 12-13 तारीख में ज़्यादा एक्टिविटी की संभावना है। उसके बाद फिर जो है 14 से दोबारा से जो है वर्षण में कमी है, लेकिन जो भारी बारिश है वो कुमाऊं क्षेत्र में विशेषकर नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर या उधम सिंह नगर है, वहाँ पर कहीं कहीं भारी वर्षा मिल सकती है। लगातार बारिश के कारण राज्य में बने हालात को देखते हुए आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रभावित जिलों के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें मुख्यमंत्री की तरफ से राहत और बचाव को तेज करने के निर्देश दिए गए। छतरपुर से लोकेश चौरसिया, सवाई माधोपुर से सुनील जोशी, धौलपुर से उमेश मिश्रा, हमीरपुर से नाहिद अंसारी, बांदा से सिद्धार्थ गुप्ता और देहरादून से अंकित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आपको बता दें, मौसम विभाग ये पहले ही साफ कर चुका है कि मॉनसून अभी एक्टिव फेज में है। ऐसे में सवाल ये है कि इस बार मॉनसून की विदाई क्या देर से होगी? इसी सवाल का जवाब जानने के लिए हमारी सहयोगी नीतू झा ने मौसम वैज्ञानिक नरेश कुमार से खास बातचीत की। करंट की बात करें, देखिए आप अभी नॉर्थ वेस्ट इंडिया में क्लाउड पैच आप पूरा देख रहे हैं। इसके अलावा नॉर्थ बे ऑफ बंगाल और ज्वाइनिंग एरिया में भी क्लाउड्स है। उसका रीजन क्या है कि कल एक वेस्ट उत्तर प्रदेश में एक डिप्रेशन बना हुआ था, मीन स्ट्रॉन्ग सिस्टम था, जो आज थोड़ा वीक है। आज बेलमार्क लो प्रेशर एरिया है उसी एरिया में, तो उसके प्रभाव से क्या रहा कि आपका उत्तर प्रदेश में, स्पेसिफिकली वेस्ट उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल रहा, 20 सेंटीमीटर से ज्यादा रहा, जिसके लिए कल हमने रेड अलर्ट भी दिया था। और अगर आप आने वाले दिनों की बात करें, इसके प्रभाव से आज भी उत्तराखंड में एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल होने का अनुमान है। हिमाचल में हैवी रेनफॉल रहेगा और उत्तर प्रदेश में कल जो एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल था वो थोड़ा कम हो जाएगा। आज वेरी हैवी मीन 12 से 20 सेंटीमीटर होने का अनुमान है। इसके बाद ग्रेजुअली ये सिस्टम वीक हो जाएगा, जहां रेनफॉल रिडक्शन हो जाएगा। लेकिन जो दूसरा सिस्टम है जो भी इंटेंसिफाई हो रहा है, कल एक सर्कुलेशन की फॉर्म में था, आज एक बेलमार्क लो प्रेशर एरिया है जो नॉर्थ ईस्ट बे ऑफ बंगाल है, उसके प्रभाव से आज वेस्ट बंगाल में वेरी हैवी रेनफॉल, 12 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल हो सकती है। इसके बाकी एरिया जैसे झारखंड की बात करें, बिहार की बात करें, जहाँ उड़ीसा की बात करें, वहाँ हैवी रेनफॉल एक्टिविटी रहेगा। इस साल का रेनफॉल एक्टिविटी देखिए, जैसे IMD ने पहले ही बताया था, इस बार अबव नॉर्मल रेनफॉल एक्टिविटी होने का अनुमान है। और अभी देखिए कि आपका ज्यादातर हिस्से जो सारे जो ग्रीन है, जहाँ ब्लू है, जो डार्क ब्लू है, जो ब्लू और डार्क ब्लू है वो अबव नॉर्मल रेनफॉल एक्टिविटी है। काफी हिस्सों में जो रेनफॉल एक्टिविटी काफी ज्यादा रही है। और ओवरऑल जो अभी ऑल इंडिया रेनफॉल का सिनेरियो देखें तो आप जहां फिगर्स देख सकते हैं, जो 8% अबव नॉर्मल है रेनफॉल। फिलहाल चाहे बात दिल्ली NCR की हो या इसके पड़ोसी राज्यों की हो, यहाँ बारिश जो है अभी होती रहेगी। और ये मानसून जो शुरुआत जिसकी जून से हो गई थी वो खत्म होते होते अक्टूबर हो जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट राजा कुमार के साथ नीतू झा, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली। बढ़ते आगे और खबर नौसेना और DRDO की, जिसने एक दिन पहले ओडिशा के तट पर वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज वाली सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ये टेस्ट एक लैंड बेस्ड वर्टिकल लॉन्चर से किया गया है। टेस्ट के दौरान कम ऊंचाई पर उड़ने वाले एक हाई स्पीड एयर टारगेट को मिसाइल ने न सिर्फ ट्रैक किया बल्कि उसे सफलतापूर्वक नष्ट भी कर दिया। इस सफल परीक्षण पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से नौसेना और DRDO को बधाई दी गई। न दुश्मन के ड्रोन बचेंगे और न बचेंगे फाइटर जेट्स, क्योंकि हिंदुस्तान ने तैयार कर ली है वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, जिसकी सफलता की गवाही 10 सेकेंड का ये वीडियो दे रहा है। जैसे ही काउंटडाउन खत्म हुआ, शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल वर्टिकल लॉन्चर से निकलकर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ चली और पलक झपकते ही उसने न सिर्फ बहुत कम ऊंचाई पर उड़ रहे टारगेट को ट्रैक किया बल्कि उसे सफलतापूर्वक नेस्तनाबूद भी कर दिया। खास बात ये रही कि इस शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का बैक टू बैक परीक्षण किया गया, जिसमें वो सभी पैमानों पर खरी उतरी।
VLSR-SAM का ये सफल परीक्षण नेवी और DRDO के अधिकारियों की मौजूदगी में ओडिशा तट पर एक दिन पहले हुआ। वर्टिकली लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल जो है ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है भारत के लिए, क्योंकि इससे हम लोग का मिसाइल सिस्टम में इंडिजनाइजेशन और भी बढ़ जा रहा है। साथ ही साथ जिस तरीके से इसका सक्सेसफुल टेस्ट हुआ है DRDO ने किया है चांदीपुर में ITR लॉन्च पैड 3 से, तो वहां पर हम लोग ने देखा है कि जिस तरीके से हम लोग के जो लो फ्लाइंग टारगेट्स है उनको हम लोग बहुत अच्छी तरह से एंगेज कर सकते हैं। नौसेना और DRDO की इस उपलब्धि पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुशी जताते हुए सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट लिखा, जिसमें रक्षा मंत्री ने ओडिशा तट पर वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल के सफल परीक्षण के लिए DRDO और भारतीय नौसेना को बधाई दी और कहा कि इस परीक्षण ने VLSR-SAM हथियार प्रणाली की उच्च स्तर की विश्वसनीयता को फिर से प्रमाणित किया है। भारतीय नौसेना के लिए ये शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है, क्योंकि 4.5 मैक की रफ्तार और 360 डिग्री घूमकर लक्ष्य को भेदने की ताकत इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत है। इतना ही नहीं, ये मिसाइल अधिकतम 52,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकती है और 80 किलोमीटर की रेंज तक मार करने में सक्षम है। इसका वजन 170 किलोग्राम है और मिसाइल की लंबाई 12.9 फीट है, जिसमें हाई एक्सप्लोसिव प्री फ्रैगमेंटेड वॉरहेड लगाया जाता है। नेवी के लिए जो हमारे शिप्स है इन पर इनको लोड किया जा सकता है। अलग अलग पॉड्स में मल्टीपल इसमें हम लोग मिसाइल्स डाल सकते हैं, जिसकी वजह से जो स्किमिंग वाले मिसाइल्स भी जो शिप की तरफ आ रहे हैं या शिप के ऊपर अगर कोई खतरा मंडरा रहा है, कोई एरियल टारगेट भी आ रहा है, तो उसको भी शिप बहुत अच्छी तरह से पॉइंट टू पॉइंट उसको एंगेज किया जा सकता है। तो शिप्स को हम लोग तो अपनी डिफेंसेस कर ही सकते हैं, जो हमारे नेवल बेसिस है उनको भी हम लोग पूरा ठीक कर सकते हैं, और साथ ही साथ इसके पास जो 360 डिग्री का जो इसका एक क्षमता है कि वो ट्रैक भी कर सकता है और डिस्ट्रॉय भी कर सकता है इनकमिंग मिसाइल्स को। तो इससे हम लोग का एक बहुत अच्छा एडवांटेज मिल जा रहा है इंडियन नेवी को। नौसेना के जंगी जहाजों में इसे वर्टिकल लॉन्च सिस्टम में लगाया जाता है, इसलिए इसे वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल कहते हैं। लेकिन इस सफल परीक्षण के बाद इसका इस्तेमाल जमीन से भी हो सकता है, यानी ये शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल जंगी जहाज और जमीन दोनों जगहों से कम ऊंचाई पर उड़ रहे दुश्मन के ड्रोन और फाइटर प्लेन को नष्ट कर देगी। पोर्टेबल लॉन्चेबिलिटी के वजह से दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा कि हमारे पास कितने वहां पे पॉड्स हैं, क्योंकि उसके लॉन्च पैड्स में हम लोग ढेर सारे मिसाइल उसमें फिट कर सकते हैं। एक पॉड में 2 मिसाइल आते हैं, तो 40 के 40 मिसाइल हम लोग इकट्ठे उसमें रख सकते हैं, जिसके वजह से जो भी वहां पे लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट हमारे नेवल बेसिस को, नेवल शिप्स को टारगेट करेगा, तो नेवी जो है हमारे उसको बहुत अच्छी तरह से इससे सुरक्षा प्रदान कर सकता है, हमारे नेवल बेसिस को भी और हमारे फ्रिगेट्स, हमारे वॉरशिप्स, हमारे कॉर्वेट्स, उन सब चीजों को भी। ये मिसाइल पूरी तरह से स्वदेशी है, जिससे न सिर्फ नौसेना की ताकत में जबरदस्त इजाफा होगा, बल्कि ये किसी भी प्रकार के हवाई खतरों के खिलाफ एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच भी प्रदान करेगी। दिल्ली से मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए बढ़ते आगे और अब बात टोल टैक्स देने के नए तरीके की। आने वाले वक्त में एक्सप्रेसवे, नेशनल या स्टेट हाईवे पर टोल टैक्स देने के लिए आपको कुछ मिनटों का भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा। फिलहाल सरकार फास्टैग के जरिए टोल टैक्स कलेक्शन की व्यवस्था बनाए हुए है। फास्टैग अकाउंट में पैसे नहीं होने पर दुगना टैक्स देने पर टोल प्लाजा पार करने की व्यवस्था होती है। हालांकि किसी गाड़ी चालक से मैनुअल तरीके से टोल टैक्स लेने पर दूसरी गाड़ियों में बैठे चालक या फिर यात्रियों का इंतजार लंबा हो जाता है, और इसी से छुटकारा पाने के लिए केंद्र सरकार टोल वसूली को लेकर एक नया सिस्टम लाने की तैयारी में है, जो कि GNSS यानी कि ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम पर आधारित होगा। इस व्यवस्था के लिए GPS यानी कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के जरिए टोल टैक्स लिए जाएंगे। ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा आपको बता दें, इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि एक्सप्रेसवे, नेशनल या स्टेट हाईवे पर पे एज यू यूज सिद्धांत पर आधारित होगा। इस सिद्धांत के तहत GNSS से लैस वाहन हर दिन एक्सप्रेसवे, नेशनल या स्टेट हाईवे पर 20 किलोमीटर की दूरी मुफ्त में तय कर पाएंगे। इसके बाद जितने किलोमीटर का सफर तय करेंगे उतनी ही दूरी का टोल वसूला जाएगा। मौजूदा समय में टोल टैक्स मैनुअली यानी कि हाथ से या फिर फास्टैग सिस्टम से वसूले जाते हैं। इसके जरिए
इसके लिए हर टोल प्लाजा FRIED पर रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम लगा हुआ है। इसके लिए हर गाड़ी को फास्टैग वाली लेन में कुछ देर के लिए रुकना पड़ता है, जबकि GNSS बेस्ड टोलिंग सिस्टम में वर्चुअल टोल होंगे, यानी कि टोल कहां है ये नजर नहीं आएगा और ना ही इन पर रुकना होगा। बस GNSS के लिए डेडिकेटेड लेन से गुजरना होगा। फास्टैग रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक पर काम करता है, यानी कि फास्टैग अकाउंट में पैसा होने पर वो ऑटोमेटिक टोल कलेक्ट करता है। टोल टैक्स कलेक्शन की इस प्रक्रिया को पूरा होने पर 1 से 5 सेकंड तक लगते हैं, बशर्ते वाहन से जुड़े फास्टैग अकाउंट रिचार्ज हो। फास्टैग से जुड़ी व्यवस्था में वाहन चालक को कुछ अतिरिक्त किलोमीटर के लिए भी टोल टैक्स देना पड़ता है, चाहे वहां तक गाड़ी गई हो या ना गई हो। इसके उलट जितनी दूरी आप तय करेंगे उतनी दूरी का आपको पैसा लगेगा, उसी हिसाब से ही चार्ज करना होगा। इसका फायदा उन्हीं वाहनों को होगा जो कि GPS यानी कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम से लैस होंगे। ये GNSS बिल्कुल आपकी गाड़ी में लगे फास्टैग की तरह काम करेगा। फायदा ये होगा कि आपको फास्टैग की तरह इसको लगाने के बाद किसी भी टोल पर रुकना नहीं पड़ेगा। आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि आप किसी बैरिकेडिंग पर टोल पर रुके, फिर आपका वो फास्टैग रीड करे, आपके पैसे कटे, उसके बाद आप आगे बढ़ें। बल्कि इसके लिए अलग से डेडिकेटेड लेन होगी जहां पर आप बिना रुके रफ्तार से अपनी गाड़ी निकाल सकते हैं। आपका टोल ऑटोमेटिकली कट जाएगा सैटेलाइट के जरिए। साथ ही साथ अब आपको हाईवे पर उतने ही टोल का, उतनी ही यात्रा का पैसा देना होगा जितनी यात्रा आप हाईवे पर करते हैं। मसलन मान लीजिए कि आप किसी टोल से निकलते हैं और अगले टोल की दूरी लगभग 100 किलोमीटर है और उसके बीच में ही आपको यानी कि 25 किलोमीटर के बाद ही उतरना है, तो आपको सिर्फ 25 किलोमीटर की दूरी का ही पैसा देना पड़ेगा, ना कि पूरे 100 किलोमीटर की दूरी का। इस तरह से इससे ना सिर्फ यात्रियों का टाइम बचेगा बल्कि उनका पैसा भी बचेगा। लंबे समय से टोल पर लगने वाले टोल टैक्स को लेकर काफी लंबी बहस चली आ रही है। ये कवायद कहीं ना कहीं इसी बहस को विराम देगी। हालांकि इसके लिए गाड़ी वालों को, कार वालों को अपनी कार में एक अलग से GPS सिस्टम लगवाना पड़ेगा जिसकी कीमत लगभग 4,000 रुपए तक हो सकती है। ये अभी टेंटेटिव कीमत है, लेकिन जो गाड़ियां अब से जो नई गाड़ियां आएंगी उन गाड़ियों में ये पहले से ही सिस्टम इनबिल्ट होगा। तो कुल मिलाकर ये एक बदलाव जरूर है, लेकिन इस बदलाव से आम आदमी को कई सारी सुविधाएं होने वाली हैं, उसकी जेब का खर्चा भी कम होने वाला है। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम आधारित टोल कलेक्शन व्यवस्था लागू करने के फैसले पर आम लोग भी खुशी जाहिर कर रहे हैं। वाहनों में फास्टैग की तरह ऑनबोर्ड यूनिट यानी कि OBU लगवाने में आने वाले खर्च करीब 4,000 के लिए भी तैयार है। ये तो अच्छी चीज है, मतलब जितना ट्रैवल कर रहे हैं उतना ही पैसा लगना चाहिए हमारा। टोल में तो हमारा कोई भी पता नहीं लगता है कितना टोल है और क्या है, ये तो समझ में नहीं आता ना, वो अपने हिसाब से अमाउंट चार्ज करते हैं। बेटर चीज है ये चीज इसके अंदर। हाँ, मेरा मानना ये है कि वो ठीक है, जितना हम चल रहे हैं उतना ही टोल भरना पड़ेगा, तो हमारा टाइम बचेगा और जितना उसमें लगेगा पैसा भी बचेगा। जैसे अभी 300 रुपए पे करने पड़ते हैं, जितना हम जैसे जाना 10 किलोमीटर ही है उसके लिए भी हमें 300 रुपए देना पड़ता है। तो इसी के साथ अच्छी खबर सच्ची खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।